वेलकम बैक रॉकर्स। दोस्तों, मूवी की शुरुआत 2005 से होती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि मानव विकास एक नए मोड़ पर आ गया है और ज्यादातर लोग यही भविष्यवाणी करते हैं कि मानव जाति का भविष्य होशियार लोगों के साथ साथ और भी ज्यादा विकास की ओर जाने वाला है। पर दोस्तों, होता इसका बिल्कुल उल्टा है। लोग समय के साथ साथ और भी ज्यादा दिमाग से कमजोर होने लगते हैं और इस परिस्थिति में यूएस सेना के लाइब्रेरियन कॉर्पोरल जोय बियर्ड्स को इस प्रयोग के लिए चुना जाता है। पर जोय का तो सपना था कि वो रिटायरमेंट तक ऐसे ही लाइब्रेरियन बनकर काम करता रहे और इसीलिए उसको ये बात पसंद नहीं आती कि उसको कहीं और भेजा जा रहा है। पर जोय को अपने सीनियर्स की बात माननी पड़ती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ यूएस मिलिट्री के अधिकारी आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक अधिकारी, जिसका नाम कॉलिंस होता है, वो बोलता है कि हम अपने सबसे बढ़िया लोगों का प्रयोग ही नहीं कर पाते क्योंकि अब ना तो युद्ध होते हैं और ना ही कुछ होता है और उससे पहले या तो वो रिटायर हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। इसीलिए ये एक ऐसे प्रयोग पर काम कर रहे होते हैं जिसमें इंसान के शरीर को एक सोने वाले बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जिन्हें स्लीपिंग चैम्बर कहा जाता है। और इन स्लीपिंग चैम्बर की एक खासियत होती है कि जो भी इन स्लीपिंग चैम्बर में रहेगा उसकी उम्र बढ़ेगी नहीं और समय आने पर जब भी उस इंसान की जरूरत होगी तो उसको निकाल दिया जाएगा। पर परेशानी ये होती है कि अभी तक इस प्रयोग का इंसानों पर कोई भी टेस्ट नहीं किया गया होता है और फिर अब इस टेस्ट के लिए वो जोय को चुनते हैं क्योंकि वही एक ऐसा औसत इंसान है जो मिलिट्री में है और उसका कोई परिवार भी नहीं होता। अब टेस्ट के लिए उनको एक औरत की जरूरत भी पड़ती है पर मिलिट्री में उनको कोई सही औरत नहीं मिलती। अब जिसके कारण कॉलिंस एक वैश्या को चुनता है जिसका नाम रीटा होता है और वो अधिकारियों को अपनी रीटा और उसके मैनेजर अपग्रेड के साथ पार्टी की तस्वीरें दिखाता है, जिसके कारण कमरे में सभी एक दूसरे को बड़े अचंभे से देख रहे होते हैं। और फिर कॉलिंस कहता है कि इन दोनों को कल स्लीपिंग चैम्बर में डाल दिया जाएगा और ये टेस्ट बिल्कुल 1 साल तक चलेगा। अब क्योंकि ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा सीक्रेट था, इसलिए कमरे में जितने भी लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि ये बात तुम्हें किसी को भी नहीं बतानी है। अब अगले दिन जोय और रीटा इंतजार कर रहे होते हैं। जोय अपना परिचय देता है और रीटा से उसके काम के बारे में पूछता है, पर रीटा उसको ये नहीं बताती कि वो एक वैश्या है, बल्कि उसको बोलती है कि वो तो एक पेंटर है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को 2 स्लीपिंग चैम्बर में डाल दिया गया है, पर रीटा बहुत ही डर जाती है और वहां से उतरने लगती है। पर जोय रीटा को भरोसा दिलाता है कि वैज्ञानिक लोगों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और हमें तो सिर्फ 1 साल के लिए इन चैम्बर्स में रहना होगा, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद जोय और रीटा को स्लीपिंग चैम्बर्स में सील कर देते हैं। लेकिन परिस्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब कॉलिंस वैश्यागिरी के चक्कर में गिरफ्तार हो जाता है और उसके साथ साथ रीटा का मैनेजर अपग्रेड को भी वैश्यागिरी चलाने के लिए गिरफ्तार कर ले जाता है, जिसके कारण स्लीपिंग चैम्बर्स को देखने के लिए कोई भी नहीं होता और इस कांड के कारण सैन्य अड्डों को बंद कर दिया जाता है और पूरी इमारत को चैम्बर के साथ नष्ट कर दिया जाता है और अब जोय और रीटा की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। अब अगले कुछ 2 सालों बाद मानव जाति और भी ज्यादा खराब परिस्थिति में आ जाती है क्योंकि मानव जाति में लोग दिमाग से बहुत ही बेवकूफ होने लगते हैं और समय के साथ साथ इंसान की औसत बुद्धि भी कम होने लगती है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी उम्मीद होती है कि वो जीव संबंधी विज्ञान के इस विकास की खराब परिस्थिति को दोबारा ठीक कर देंगे। लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे होशियार वैज्ञानिक इस प्रयोग में लगे होते हैं कि कैसे बालों का झड़ना कम किया जाए और कैसे लंबे बालों को दोबारा उगाया जाए। और अब ऐसा ही चलता रहा, जिसके कारण आबादी की रफ्तार तो बढ़ती गई लेकिन लोगों की होशियारी 2505 तक कम होती गई और अब इन सालों में इंसान अपनी बुनियादी समस्याओं को भी हल नहीं कर पाता, जैसे कि कचरे को साफ करना वगैरह वगैरह। अब जिसके कारण सदियों से कचरे के पहाड़ बन जाते हैं और बुद्धि बहुत ही कमजोर होने के कारण किसी के पास भी ये योजना नहीं होती कि इस कचरे को कैसे हटाएं और जिसके कारण 2505 में कचरे का एक पहाड़ बन जाता है। अब एक दिन दिखाते हैं कि कचरे का भूस्खलन आता है, जिसके कारण जोय का चैम्बर एक घर में आ गिरता है। अब जोय चैम्बर से बाहर आता है पर वो कुछ परेशान होता है और उसको चक्कर भी आ रहे होते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। अब जिस इंसान का घर होता है उसका नाम फीटो है, लेकिन फीटो घर में आए कचरे और जोय पर कोई ध्यान ही नहीं देता और टीवी में आ रहे अजीब से शोज को देखता रहता है। फीटो जोय से बस ये कहने के लिए उठता है कि वो आवाज न करे, वो टीवी देख रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सोफे पर ही टॉयलेट होता है और वो टॉयलेट इसलिए है क्योंकि उसको टॉयलेट के लिए बार बार उठना ना पड़े। बताओ कैसे लोग हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जोय को खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब बाहर की दुनिया जोय को बहुत ही परेशान करने लगती है और वो अपने आप से बोलता है कि 1 साल में बहुत सारी चीजें बदल गई है, पर उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि वो 2505 में है। अब उस सड़क के किनारे लोगों का एक समूह देखता है जो कि बड़े अजीब तरीके से बात करते हैं और फिर जोय उनकी भाषा को समझ लेता है और जब जोय अपनी भाषा में बात करता है तो वो उसको बुरा भला कहकर वहां से भगा देते हैं। अब जोय को फिर से चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो अस्पताल में जाता है और वहां जाकर वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वो मिलिट्री से है, लेकिन वहां बैठी महिला कुछ भी नहीं समझ पाती और वो अपने मेज पर दिए गए बटन में से एक बटन को दबा देती है और तभी जोय को एक आवाज सुनाई देती है जो उसको दाहिनी तरफ जाने को बोलती है। तभी जोय कंफ्यूज हो जाता है और एक पानी के फुहारे से पानी पीने लगता है, लेकिन उस फुहारे से पानी के बजाय ब्रेवेंटो नाम की एनर्जी ड्रिंक निकलने लगती है। फिर जोय वहाँ किसी से पूछता है कि पीने का पानी कहाँ पर मिलेगा, पर वो इंसान जोय पर हंसने लगता है
और बोलता है तुम्हें तो वो चीज चाहिए जो टॉयलेट में मिलती है, और इस तरह उसका मजाक करते हैं। अब वहाँ से जोई फिर डायग्नोसिस की तरफ जाता है, जहाँ पर जोई को अपने नाक, कान और पीछे प्लग लगाना होता है, पर लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी उन सभी प्लग को असंतुलित कर देता है और जोई इस बात से बहुत ही परेशान होता है और वो अपने इस प्रोसेस को पूरा करके डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। और जब जोई डॉक्टर का वेट कर रहा होता है तो उसको मैगजीन पर 2505 की तारीख दिखती है, पर वो इस बात को ये सोचकर ध्यान नहीं देता कि हो सकता है उनसे गलती हो गई हो। अब उसके बाद वहाँ डॉक्टर आता है और जोई से उसकी हेल्थ के रिलेटेड काफी सवाल पूछता है और अपनी बातों के बीच वो जोई को एक बेवकूफ भी घोषित कर देता है। और अब डॉक्टर उसको कहता है कि तुम्हें $5 अरब पे करने होंगे, और अब इसके लिए जोई को भुगतान पर 2505 की तारीख दिखती है और तभी उसको ये एहसास होता है कि वो चैम्बर के अंदर 500 साल से था। जोई को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो खिड़की के पास जाकर शहर के मौजूदा हालात को देखकर बड़ी आश्चर्य में पड़ जाता है। अब इसी दौरान डॉक्टर ये देखकर डर जाता है क्योंकि जोई के हाथ में नागरिकता का टैटू नहीं होता, जिसके कारण जोई घबराकर वहां से भाग जाता है और डॉक्टर तुरंत पुलिस को कॉल करता है क्योंकि जोई ने उसके पैसे नहीं दिए थे। और तभी एक आवाज बताती है कि जोई इस दुनिया को खतरे में डालने आया है। दुनिया की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और डस्ट बाउल ने सभी फसलों को खराब कर दिया और देश की पहली नंबर 1 मूवी का नाम एस है। फिर जोई उस मूवी को देखने के लिए जाता है जिसने बहुत सारे ऑस्कर्स जीते थे, जिसमें कोई किसी की एस को 90 मिनट तक देखता है और तभी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर कोर्ट में जोई को एक वकील दिया जाता है जो कि फ्रीटो होता है और ये वही इंसान होता है जो जोई को यहाँ पर पहली बार मिला था। फ्रीटो जोई का मजाक उड़ाता है और कोर्ट में सभी लोग जोई पर बहुत ही हंसने लगते हैं। अब आखिरकार जज जोई को अपराधी घोषित करके जेल भेज देते हैं। इसी दौरान रीटा भी चैम्बर से बाहर आ जाती है और अपने मैनेजर अपग्रेड और दोस्त को संपर्क करने की कोशिश करती है, पर रीटा संपर्क नहीं कर पाती क्योंकि संपर्क करने के लिए $2000 की जरूरत होती है, जिसके कारण रीटा फिर से वेश्यागिरी का काम शुरू कर देती है और अब वो एक इंसान से पैसे लेती है। उसी समय जोई को एक ऑटोमेटिक टैटू स्थान पर लेके जाया जाता है जहाँ पर लोगों को सिटीजनशिप का स्कैन किए जाने वाले टैटू दिए जाते हैं। और जब मशीन जोई से उसका नाम पूछती है तो जोई बोलता है कि नॉट श्योर ये चल क्या रहा है, जिसके कारण मशीन नॉट श्योर नाम का टैटू उस पर छपवा देती है। अब उसके बाद जोई को IQ टेस्ट के लिए कुछ आसान से जोड़ने के सवाल पूछे जाते हैं और जोई सभी सवालों को एकदम सही उत्तर देता है और जबकि उसके आसपास के लोग पहचाने नहीं पाते कि जोड़ना कैसे है। अब उसके बाद जोई को जेल में भेज दिया जाता है और अब जोई को यह बात समझ आ जाती है कि इस दुनिया में सभी इंसान बहुत ही बेवकूफ हैं और इसी बात का फायदा उठाकर वो गार्ड से बोलता है कि आज उसको जेल से छोड़ दिया जाएगा और बेवकूफ गार्ड उसको जाने भी देता है। पर तभी जेल का अलार्म बजने लगता है और जोई वहां से तुरंत भाग जाता है और पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। फिर जोई सीधे वहां से भागकर फ्रीटो के घर जाता है और उसे ये भरोसा होता है कि किसी ने तो इन 500 सालों में समय यात्रा करने वाली मशीन का निर्माण कर लिया होगा और उसी समय मशीन को खोजने के लिए वो फ्रीटो की मदद मांगता है। फ्रीटो पहले तो मदद करने के लिए मना कर देता है, पर जब जोई उसको बोलता है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसको $8 अरब देगा और तब ये सुनकर फ्रीटो बोलता है कि उसको पता है कि समय मशीन कहाँ पर है। अब उसके बाद तभी पुलिस जोई को पकड़ने के लिए एक दरवाजा खटखटाती है, पर जोई और फ्रीटो वहां से भाग जाते हैं और गाड़ी चलाकर म्यूजियम की तरफ जाने लगते हैं और फिर दिखाते हैं कि रास्ते में उनको रीटा भी मिल जाती है और फिर रीटा कार में बैठती है। अब उसे इस बात की चिंता होती है कि अपग्रेड अपना बकाया पैसा लेने उसके पास जरूर आएगा, जबकि अपग्रेड तो कब का मर गया होगा। पर जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी जोई की कलाई में बना टैटू स्कैन हो जाता है और पुलिस को भी जोई के स्थान का पता चल जाता है, लेकिन तभी कार की बैटरी भी खत्म हो जाती है और वो सभी कार से बाहर निकलते हैं। फिर पुलिस कार को पकड़ लेती है और उसमें आग भी लगा देती है, जिसके कारण कुछ इंसान वहां आकर आपस में बहुत ही लड़ने लगते हैं। अब जोई, रीटा और फ्रीटो वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं और आशा करते हैं कि उन्हें समय मशीन मिल जाए। फिर फ्रीटो उन दोनों को कॉस्टो को लेके आता है जो कि एक व्यापार का केंद्र है और वो ये भी बोलता है कि उसने अपनी पहली पढ़ाई कोस्टको से की है। और जब वो मेट्रो का इंतजार कर रहे होते हैं तब रीटा बाथरूम में चली जाती है, लेकिन उसके आने से पहले जोई की कलाई अचानक से स्कैन हो जाती है, जिसके कारण उस सारी जगह पर चेतावनी जारी कर दी जाती है और जैसे ही मेट्रो आती है फ्रीटो उसमें चढ़ जाता है, पर जोई रीटा का वेट कर रहा होता है, जिसके कारण जोई को पुलिस पकड़ लेती है और इस बार जोई को जेल के अलावा व्हाइट हाउस में भी ले जाया जाता है। और तभी जोई को प्रेसिडेंट कमाचो और उसके सचिव से मिलाया जाता है। कमाचो जोई का मजाक उड़ाकर बोलता है कि उसने सोचा था कि जोई का सर बहुत ही बड़ा होगा क्योंकि वो बहुत ही होशियार है। वो बोलता है कि उसके IQ ने तो जेल में सबको बड़ा ही आश्चर्य कर दिया था क्योंकि जोई का IQ अब तक का सबसे ज्यादा है। और फिर जोई की होशियारी के कारण प्रेसिडेंट जोई को एक नया सचिव बना देते हैं और जोई को दुनिया का सबसे होशियार इंसान भी घोषित कर दिया जाता है। अब उसके बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग एक जगह में एकत्रित होते हैं जहां पर प्रेसिडेंट ये बोलता है कि अब से भोजन की कमी और धूल के तूफान की समस्या को हमारे नए सचिव जोई संभाल लेंगे और अगर जोई इन सभी समस्याओं को दूर कर लेता है तो वो उसकी सजा को माफ कर देंगे। अब उसके बाद जोई की दूसरे सचिवों के साथ एक बैठक होती है
जहाँ पर दूसरे सचिव जोई को कुछ कहने को बोलते हैं, जिसके उत्तर में जोई कुछ मुश्किल वर्ड्स को बोलता है और यही सुनकर वो लोग जोई को काफी होशियार समझ लेते हैं। अब उसके बाद जोई फ्रीटो को समय यात्रा करने वाली मशीन के स्थान का नक्शा बनाने को बोलता है। फिर उसके बाद जोई उस स्थान पर जाता है जहाँ पर फसलों का विकास हो सके। जोई रीटा को बुलाने के लिए भी पूछता है ताकि रीटा भी इस समस्या में उसकी मदद कर सके। और तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्रीटो चुपके से जोई को नक्शा दे देता है और उसी समय रीटा भी वहाँ पर आ जाती है और फिर जोई रीटा को साथ लेकर नक्शे की मदद से वहाँ से भागने की सोचता है, पर उसकी ये योजना भी चल नहीं पाती क्योंकि फ्रीटो ने जो नक्शा बनाया होता है उसमें बस कुछ लाइन्स ही होती हैं, बल्कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब उसके बाद जोई को ये पता चलता है कि वहाँ के लोग फसलों को पानी की जगह एनर्जी ड्रिंक ब्रेवेंटो दे रहे हैं और फिर यही सब देखकर जोई सचिवों को एक बैठक बुलाता है जिसमें वो फसलों को ब्रेवेंडो की जगह पानी डालने को बोलता है। पर और सचिवों को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि सचिवों को लगता है कि ब्रेवेंडो एक बेहतरीन चीज है, पर जोई उनसे बहस नहीं करता क्योंकि उनको पता है ये तो बेवकूफ है और उनको ये बोलता है कि वो पौधों से बात कर सकता है और पौधों को पानी चाहिए। अब जोई ने सच में लोगों की समस्या को हल कर दिया होता है। अब अगले कुछ दिनों तक सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा होता है, पर कुछ समय बाद उत्पादन कम करने के कारण एनर्जी ड्रिंक ब्रांडों के शेयर्स गिर जाते हैं और वो बिल्कुल जीरो पर चला जाता है, जिसके कारण आधी आबादी बेरोजगार हो जाती है और वो सभी लोग राष्ट्रपति के घर आ जाते हैं और दंगा करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि समाचारों में बोला जा रहा होता है कि जोई को कोर्ट में ले जाया जाएगा क्योंकि उसने लोगों को बेरोजगार कर दिया है और उसके बाद जोई को अपराधी घोषित करके उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। अब इस दुनिया में मौत की सजा एक बड़े से ट्रक से टक्कर मारकर दी जाती है और ये सब देखकर वहाँ के लोग बड़े खुश होते हैं। फिर जोई को मौत की जगह पर लेके जाया जाता है और रीटा उदास होकर राष्ट्रपति के घर जाती है और फ्रीटो के साथ समय मशीन में जाने के लिए तैयार होने लगती है। अब जोई की सजा को टीवी पर दिखाया जा रहा होता है। जोई एक छोटी सी कार में होता है और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा ट्रक आ रहा होता है। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रीटा को खिड़की के बाहर एक गुलाब के पौधे की वृद्धि होती हुई दिखती है और ये देखकर उसको समझ में आ जाता है कि जोई की फसलों को पानी देने वाली योजना काम कर रही है। फिर रीटा फ्रीटो को जोई की सजा वाली जगह पर जाने को बोलती है और रीटा ये योजना बनाती है कि वो फसलों को टीवी पर दिखाएगी, जिसके कारण जोई की सजा को माफ कर दिया जाएगा और वहाँ पर जोई अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रीटा वहाँ पर आ जाती है और एक कैमरामैन को कुछ पैसे देकर फ्रीटो के साथ जाने को बोलती है ताकि वो बढ़ती हुई फसलों को दिखा सके। फिर रीटा एक मॉनिटरिंग कमरे में जाती है जहाँ सब कुछ वो अपने कंट्रोल में ले लेती है। फ्रीटो आखिरकार फसलों के पास पहुंचकर उसकी फिल्म बना लेता है और इस क्लिप को रीटा एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर चला देती है और ये सब देखकर राष्ट्रपति कामेचो जोई को मारने से बचा लेता है और उसकी सजा को भी माफ कर देता है और सभी लोग बहुत ही खुशी से झूम उठते हैं। अब उसके बाद दिखाते हैं सभी लोग व्हाइट हाउस में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी रीटा जोई को बताती है कि उसको वापस घर नहीं जाना है क्योंकि उसे अब यहाँ रहकर भविष्य को और बेहतर बनाना है। जोई ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है, पर वो रीटा को आने के लिए जबरदस्ती नहीं करता। फिर जोई और रीटा एक दूसरे को अलविदा बोल देते हैं। जोई के जाने से पहले राष्ट्रपति जोई को बुलाते हैं और उसको एक नया पद यानी कि वाइस प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। अब सभी लोग बड़ी उम्मीद से जोई को देखते हैं कि वो 2505 में ही रुकने के लिए मान जाए। तभी एक इंसान ये बोलता है कि समय मशीन एक बेवकूफ सवारी है। अब फ्रीटो जोई को मशीन के पास लेके जाता है और तब ये पता चलता है कि समय मशीन तो एक बच्चों की सवारी होती है। और फिर कुछ महीनों बाद तरक्की होती है और जोई को राष्ट्रपति के लिए चुन लिया जाता है। जोई और रीटा शादी कर लेते हैं और अब एक नए युग की शुरुआत होती है और सभी लोग यही आशा करते हैं कि मानव जाति फिर से होशियार बन सकती है। जोई को रीटा से 3 बच्चे भी होते हैं जिनको दुनिया का सबसे होशियार बच्चा बोला जाता है। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। और हाँ दोस्तों, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।